Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum viewer, this is Kandil Zainab here and it's my YouTube channel Biological Beat. Today the topic of discussion is the climatic change. सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। तो एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन जो कि थोड़े टाइम के बाद चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। वेदर घंटों में मिनटों में चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं लंबे अरसे के लिए, जो सदियों बाद सालों बाद कोई चेंजेस आए उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को हम कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन हमारी जमीन पर चेंज होती रहती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये क्यों होता है? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। और climate change mean a change of climate which is attributed directly or indirectly due to human activities। यानी कि कुछ क्लाइमेट चेंज नेचुरली भी हो सकती है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी ग्लोबल एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है उसमें क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। और ये चेंजिंग क्यों आती है? क्योंकि जब नेचुरल जो क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी होती है उसको एक टाइम पीरियड के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर उससे अंदाजा लगाया जाता है कि क्लाइमेट में कैसे चेंज आया है। क्लाइमेट चेंज कहते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए जो टेम्परेचर में और वेदर के पैटर्न में फर्क देखने को आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब ये क्यों होता है? ये नेचुरली भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि सोलर साइकिल चल रहा है तो सोलर से जो रेडिएशंस वगैरह आती हैं उसके बाद जितनी भी नेचुरली वोल्केनिक करप्शंस वगैरह होती हैं उससे भी आ सकता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है। कहते हैं कि 18 सेंचुरी से के जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो मेन ड्राइवर हैं क्लाइमेटिक चेंज का। अब वो कैसे हैं? जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है, कोल ऑयल और गैस वगैरह, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेटिक चेंज में। अब हम डिटेल से देखते हैं कि क्या ऐसे काजेज हैं जो हमारी क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज में मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि वोल्केनिक करप्शन हो सकती है, ओशन करंट आ सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर, कैसे ओशनिक टेम्परेचर कैसे राइज हुआ है। उसके बाद ह्यूमन काजेज में अगर हम देखें तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाएंगी, फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगी, दरख्तों का कटाव यानी कि डिफोरेस्टेशन आ जाएंगे, बर्निंग ऑफ ऑयल वगैरह आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएंगे। तो डिफरेंट इसके काजेज हैं और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी ये इन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से ही है। अच्छा, अब कहते हैं कि सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन्स इन 1750 ह्यूमन एक्टिविटी हैव कंट्रीब्यूट सब्सटेंटली टू क्लाइमेट चेंज बाय एडिंग। कैसे हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हीट ट्रैपिंग गैसेस होती हैं वो क्या कर लेती हैं, एक तो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके अलावा जो ये हमारे पास ट्रेस गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। यानी कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है और दूसरा ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है इसकी वजह से भी क्या आता है, टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी जो अर्थ है इसका जो टेम्परेचर है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दो चीज ने इसको बैलेंस किया, यानी कि एनर्जी जो हमारे प्लेनेट में इंटर हो रही है और वो एनर्जी जो इसमें से निकल रही है। क्या होता है कि जब
सूरज से एनर्जी आती है तो क्या होती है, वो अर्थ सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है उसकी वजह से कुछ जो रेडिएशन होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्लोब है या हमारी जो अर्थ है वो इतनी ज्यादा वार्म नहीं होती। तो ये दो फैक्टर क्या है, अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब ये एब्जॉर्ब हुई एनर्जी दोबारा से स्पेस में जाती है तो अर्थ क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से ऐसे ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी बैलेंस में चेंजेस आती है। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है वेरिएशन इन द सन्स एनर्जी रीचिंग अर्थ। अब वेरिएशंस आती रहती हैं, कभी क्या होता है कि हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कभी होता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक आ जाती है, यानी कि रिफ्लेक्टिविटी ऑफ जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी चेंजेस आते हैं। यानी कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हीट हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्लाइमेट है उसमें काफी दफा चेंजेस आए। अब अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो सिंस 1700 में बहुत नेचुरल काजेस की वजह से, सोलर एनर्जी, वोल्केनिक इरप्शन, इसकी वजह से क्या हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, इजाफा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट में चेंज आया है। अब अगर रिसेंट क्लाइमेट चेंजेस की बात करें, यानी कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें नेचुरल काजेस ही सिर्फ इसका एक अकेला इसका साथ नहीं है, इसके अलावा भी जो है अगर मिड 20 सेंचुरीज में देखें तो बहुत से ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेटिक चेंजेस क्या है वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा जो ह्यूमंस आर इंक्रीजली इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट एंड अर्थ टेम्परेचर बाय बर्निंग fossil fuels, cutting down rain forests और फार्मिंग लाइफ। यानी कि देखो, बर्निंग फॉसल फ्यूल की बर्निंग होगी तो हार्मफुल गैसेस क्या होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लाइमेट चेंजेस आएंगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर ट्रीज हैं तो ट्रीज क्या करते हैं, इनकी कटिंग होगी तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एक तो रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होगा, एक तो रेनफॉल भी अगर नहीं होगा, ये भी एक क्लाइमेटिक चेंज है। दूसरा, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी, इट्स मीन के टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। अब क्या है, साइंटिस्ट हैव टू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस ऑफ इम्पोर्टेंट अर्थ। अब जरी बात है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी जो हमारी अर्थ तो की एनर्जी बैलेंसिंग में इफेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, पहले से ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इसका ह्यूमन से मतलब, एक तो ठीक है एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इस पे असरअंदाज हो रही हैं, कि तो मतलब कि क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई आर एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंट। तो आंसर इसका ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी हैव सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल कार्बन साइकिल सॉरी डिस्टर्ब द नेचुरल कार्बन साइकिल बाय एक्सट्रैक्टिंग लॉन्ग बर्ड। अब कैसे नेचुरल कार्बन साइकिल को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल होता है, या ये जो डिफोरेस्टेशन वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है, तो वो एटमोसफेयर में शामिल है। अब जो नेचुरली अकरिंग कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। अब इनके हम कंसिक्वेंसेस देखेंगे कि पहले हमने देखा कि कैसे जब जैसे जैसे अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई तो उस वक्त इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं था, ग्लेशियर्स थे आहिस्ते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल एक्टिविटीज यानी कि फॉसल फ्यूल्स और वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह की वजह से, उसके अलावा अगर ह्यूमन एक्टिविटीज में फॉसल फ्यूल देखा हमने, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखी, ग्रीन हाउस गैसेज में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचुरली भी और ह्यूमन इफेक्ट भी देखे, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में भी क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, इसके कंसिक्वेंसेस के बारे में अगर देखें तो क्या है कि द एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो सन्स की रेडिएशन होती है वो किससे स्ट्राइक कर रही होती है, अर्थ के साथ। किसकी फॉर्म में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती है और इंफ्रारेड रेडिएशन भी होती है। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, और लेकिन इनकी एनर्जी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लेवल इनका कम होता है। तो क्या होता है कि जो 30% रेडिएशन अर्थ के साथ स्ट्राइक करती हैं, वो क्या होते हैं, दोबारा स्पेस की तरफ चली जाती हैं क्लाउड के जरिए। तो अब क्या, इससे क्या होते हैं, आइस, स्नो, सैंड और दूसरी रिफ्लेक्टेड सब, यानी कि जितने भी आइस कैप्स हैं, स्नो कैप्स हैं या क्लाउड्स हैं, तो इनके साथ ये रेडिएशन क्या होती है, स्ट्राइक होती है और फिर दोबारा स्पेस में वापस चली जाती हैं। अब क्या होता है, 30% तो वो होगी जो बैकआउट होगी। अब जो रिमेनिंग 70% गैस रेडिएशन हैं, वो क्या करती हैं, सोलर रेडिएशन उनको कहते हैं। वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओशंस में, लैंड में और एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होता है कि जो जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है ओशन में, लैंड में, एटमॉस्फेयर में, तो इससे क्या होता है, हीट जो होती है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन की वजह से क्या होती है, इसमें से पास आउट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, चेंजेस आती हैं। अब इससे क्या होता है कि द एक्सचेंज ऑफ इनकमिंग एंड आउटकमिंग रेडिएशन दैट वार्म द अर्थ इज ऑफ्टन रेफर टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज ग्रीन हाउस वर्क इन मच सेम वे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट होता है। अब क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, तो इजीली ग्लास वाल से, ग्रीन हाउस के ग्लास वाल से पास आउट हो जाती हैं। और किससे, उसको, उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो वीकर होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं, वो आसानी से पास आउट नहीं कर सकती, और फिर वो क्या हो जाती है, उधर ही ट्रैप हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाती है, ग्रीन हाउस का वार्मिंग का काज बनती है। गैस, अब ग्लोबल वार्मिंग में अगर देखें तो क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को, क्या होते हैं, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक सिस्टम होता है उसको फिर ये चेंज करने का सबब बनते हैं। तो ये इस तरह के जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, क्योंकि यही गैस मॉलिक्यूल होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर बाद में क्या बनते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का काज बनती है। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें ग्रीन हाउस गैसेस की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, मीथेन आ जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह आ जाते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, एक एज अ ब्लैंकेट भी एक्ट कर रही होती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर रही होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, और ये प्रिवेंट करती हैं कि ये स्पेस से बाहर ना जाए। तो इससे क्या होता है कि अब ये स्केप ना हो, यानी कि हमारी स्पेस से बाहर ना जाए, तो इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब इन सब की वजह से क्या होता है, जब हीट इंक्रीज हो रही है तो जो लार्ज आइस फॉर्मेशन जैसे कि ग्लेशियर्स हो गए, पोलर आइस कैप होंगे, ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। समर के सीजन में और ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग प्रोसेस फास्ट होता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, स्नो मेड प्राइमरी फ्रॉम द evaporated सी वाटर आर जनरली सफिशिएंट टू बैलेंस आउट द मेल्टिंग। समर में क्या होता है कि ये आइस कैप्स वगैरह मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और विंटर में क्या हो जाता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है कि जितनी ज्यादा मेल्टिंग नहीं होती, तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो हायर टेम्परेचर का काज अभी तक
हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हायर टेम्परेचर का जो काज है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एवरेज मेल्टिंग किस में देखनी आती है, समर सीजन में देखनी आती है। और इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाता है, जब क्या होता है लेटर विंटर में क्या होता है, या अर्लियर स्प्रिंग की बात करें तो स्नो फॉलिंग की वजह से ये चीजें से बैलेंस हो जाती है। इंक्रीज्ड हीट इज आल्सो कॉज ऑफ मैसिव, अब हीट ज्यादा होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रीन लैंड होंगे वो या क्या हो रहे हैं वो कवर ग्रीनलैंड या जो अंटार्कटिका वगैरह के जो आइस या ग्लेशियर एरिया है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग में अगर एक और चीज देखें तो इससे क्या होता है, जो सी लेवल है, आइस कैप वगैरह अगर मेल्ट होंगे जिसकी जिसकी वजह से क्या होंगे, फ्लड फ्लड वगैरह आएंगे। इससे क्या होगा, फ्लड से क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा, जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होंगे कि फ्लड आएंगे, फ्लड की वजह से क्या होगा, इरोजन वगैरह हो जाएगी। अब जो दो मेजर काजेस देखें जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन। ये भी किसकी वजह से होता है कि जब वार्मिंग होती है, यानी कि जारी बात है जब वाटर भी जब हॉट होता है, वार्म होता है, तो वो भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो जब थर्मल एक्सपेंशन होती है तो सी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और सेकंड आ जाता है लॉस ऑफ लैंड बेस्ड आइस वगैरह जो होती हैं, सच एज ग्लेशियर्स वगैरह जो होती हैं, वो भी क्या होने लग पड़ती हैं, मेल्ट होने लग पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी वजह से क्या होती है, एक्सट्रीम फ्लडिंग वगैरह होती है, फ्रेस्ट फायर होती है, कैट भी आ सकते हैं। तो ये क्या होती है, सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से क्या आते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। इसके बाद अगर एक हम इसका कंसिक्वेंसेस देखें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ हीट रिलेटेड जो इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हीट रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोल्ड रिलेटेड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ होती है। अगर देखें तो ज्यादा हीट भी अच्छी नहीं है, और अगर देखें तो ज्यादा ठंडा मौसम भी इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो रिजल्टिंग में क्या होते हैं कि ह्यूमन हेल्थ रिस्क होते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है कि वाइल्ड लाइफ की भी क्या हो जाती है, एक्सटिंक्शन हो जाती है। क्योंकि जितने भी अगर हम देखें जितने भी स्पीशीज वगैरह होते हैं, उनका भी एक एक का अपने अडाप्टेशन होती है कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो वार्म एरिया पे सरवाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो वार्म पे नहीं कर सकते, कोल्ड पे सरवाइव करते हैं, कुछ है कोल्ड पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्या होता है कि अगर क्लाइमेट में चेंजेस आए तो वाइल्ड लाइफ भी में भी क्या आने लग पड़ती है, एक्सटेंशन आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी वगैरह में भी लॉस होता है। उसके अलावा किस कैसे इफेक्ट होता है, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है, यानी कि जब डिफोरेस्टेशन होती है, फिशरीज, यानी कि अगर हम ये जो अभी हयात है उनका भी जारी बात है, उनको भी उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके अडाप्टेशन होती हैं, तो उन पे भी इसके कंसिक्वेंसेस पड़ते हैं। उसके अलावा जो टूरिज्म है, इस पे भी इसका इफेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम इसको सम अप करें कि क्या क्या ऐसी चेंजेस हैं जो हमारे क्लाइमेट का, क्या क्या ऐसी चेंजेस है जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एटमॉस्फेयर, और जो सी लेवल का प्रेशर है ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सी आइस ड्रिफ्ट, यानी कि जाहिर बात है आइस ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे तो जिससे क्या होगा कि सी लेवल राइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज होता है, हाइड्रोलॉजी चेंज हो जाती है, ओशन करंट में चेंजेस आ जाते हैं, वाटर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, कार्बन साइकिल अल्टर्ड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट होता है। अब अगर देख इनको इन सारे कंसिक्वेंसेस को देख के सामने रखते हुए कि कैसे हम अपने अर्थ को, अपने एटमॉस्फेयर को इन क्लाइमेटिक चेंज से, इन मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे बचाएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट। क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच है जिसमें
4 बेसिक कैटेगरीज हैं। मिटिगेशन यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे प्लान किए जाएं कि जिसकी वजह से हार्मफुल जो चीजें हैं उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो उसके लिए एफर्ट की जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को कम किया जाए। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन में हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी सोसाइटी में ऐसी इंक्रीज, सोसाइटी कैपेसिटी में ऐसी इंक्रीजिंग इफेक्ट लाने चाहिए जिसकी वजह से कम क्लाइमेटिक चेंज हो। उसके अलावा क्लाइमेट इंजीनियरिंग, एडिशनल डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ अर्थ सिस्टम, ये भी इसमें आ जाता है। Some of the most promising way to mitigate climate change are, क्या है उसमें, नेचुरल जो क्लाइमेट आ जाता है। नेचुरली अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो क्या किया जाए, कंजर्वेशन की जाए, चीजों को रिस्टोर किया जाए। यानी कि अगर देखें प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की बजाय हमें क्या चाहिए, हमें इसका अल्टर, इसके कम से कम हमें प्लास्टिक यूज करना चाहिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी कि जो 3R स्ट्रेटजीज है उसको यूज किया जाए। उसके अलावा क्या किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जाए, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल कम से कम किया जाए। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। अगर ये इनको कंट्रोल किया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।